गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात विशिष्ट अर्थात सूक्ष्म एवं समष्टि व्यापक अर्थशास्त्र। देखिए, विशिष्ट एवं सूक्ष्म व्यापक अर्थशास्त्र होता क्या है, हम आज इसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं विशिष्ट आर्थिक विश्लेषण अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस अर्थात सूक्ष्म अर्थशास्त्र या सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण होता क्या है। देखिए, विशिष्ट आर्थिक विश्लेषण अर्थशास्त्र के ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत एक व्यक्तिगत आर्थिक इकाई, विशिष्ट फर्म, विशिष्ट उद्योग, विशिष्ट व्यक्ति, उपभोक्ता या व्यक्तिगत मूल्य आदि के व्यवहार का। देखिए, माइक्रो का नाम से ही पता चल रहा है अर्थात छोटे, अर्थात किसी एक इकाई के बारे में हम अगर अध्ययन करें अर्थात उसके ज्ञान को लें तो वो क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे इसमें बोला है व्यक्तिगत आर्थिक इकाई, हम एक सिंगल यूनिट की बात करें, एक स्पेसिफिक फर्म XYZ फर्म जैसे उसकी बात करें, एक विशिष्ट उपभोक्ता अर्थात स्पेसिफिक इंडस्ट्री, स्पेसिफिक व्यक्ति पर्सन के बारे में या व्यक्ति कंज्यूमर के बारे में या उसके प्राइस से रिलेटेड बात करें तो वो क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज अर्थात विशिष्ट सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण। अर्थात हम जब किसी, ध्यान रखें सिंपल सी बात है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है कि जब हम किसी एक सिंगल पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में या पर्टिकुलर किसी स्थान या पर्टिकुलर किसी फर्म या इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो वो किस में आएगा, विशिष्ट आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत आएगा। आई बात समझ में? आगे पढ़ते हैं। देखिए, विशिष्ट आर्थिक विश्लेषण के 3 रूप होते हैं अर्थात इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है विशिष्ट आर्थिक स्थितिकी, वो क्या होता है। सेकेंड, विशिष्ट आर्थिक तुलनात्मक स्थितिकी और थर्ड, विशिष्ट आर्थिक प्रवैगिकी। ठीक है, पहला हम पढ़ते हैं विशिष्ट आर्थिक स्थितिकी। देखिए, वो क्या कहता है, यह आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी समय बिंदु पर विशिष्ट घटकों के पारस्परिक संबंधों से संतुलन की स्थिति की व्याख्या करते हैं। अर्थात वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी समय बिंदु पर अर्थात एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हम जब किसी इवेंट की बात करें तो वो इसके अंदर, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको शेयर मार्केट आप सब जानते हैं। अगर शेयर मार्केट में हम, आपको पता होगा जब लगाते हैं कि वो शेयर उस टाइम पे उस पे होना चाहिए, अर्थात हम पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड पे बात कर रहे हैं कि वो शेयर हमें 100 रुपये में खरीदना है। इन केस जस्ट 1 मिनट बाद या जस्ट थोड़े देर बाद या नेक्स्ट डे ही उसके इवेंट में अर्थात उसके प्राइस में चेंजेस आ जाते हैं या तो बढ़ जाता है घटना, तो हम उसकी बात नहीं, हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे जिस की बात कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, विशिष्ट आर्थिक स्थितिकी। आई बात समझ में? कोई डाउट? जिसे हम माइक्रो इकोनॉमिक स्टैटिक कहते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा। सेकेंड है विशिष्ट आर्थिक तुलनात्मक स्थितिकी अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स कंपैरेटिव स्टैटिक। देखिए, यह विशिष्ट विश्लेषण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न समय बिंदु पर विशिष्ट घटकों के पारस्परिक संबंधों से स्थापित की जाती है। अर्थात विभिन्न समय बिंदु पर, अर्थात एक या दो से ज़्यादा जब हम बिंदु अर्थात टाइम पीरियड लेते थे और उन टाइम पीरियड्स के बीच में हम अगर संबंध स्थापित करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, विशिष्ट आर्थिक संतुलन। देखिए, इसमें एक बात कही है, इसके अंतर्गत प्रारंभिक समय और नए साम्य की तुलना की जाती है। जैसे समय बिंदु, जैसे एक समय बिंदु पर मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों की संतुलन मूल्य 3 रुपये इकाई निर्धारित हो, अर्थात हमने डिमांड और सप्लाई कितने डिसाइड की, 3 रुपये, और फिर बाद में दूसरे समय पे बिंदु पर पूर्ति में कमी आ जाती है और मूल्य, साम्य मूल्य कितना हो जाता है, 5 रुपये। तो इस अवस्था में हमने कहाँ से बात की, 3 रुपये से लेके 5 तक, अर्थात स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट अर्थात उन दो के बीच में जब हम तुलना करते हैं तो हम ये मानते हैं कि सप्लाई में कमी के कारण हमारा BEP पॉइंट कितना पहुँच गया, 5। तो ये क्या कहलाएगी, तुलनात्मक व्याख्या करना। आई बात समझ में? कोई डाउट? थर्ड पॉइंट होता है विशिष्ट प्रवैगिकी अर्थात माइक्रो डायनेमिक। यह विशिष्ट विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें प्रारंभिक साम्यावस्था से नई साम्यावस्था तक पहुंचने के लिए परिवर्तनों की प्रक्रिया मार्ग की व्याख्या की जाती है। अर्थात ये क्या कह रहा है, मतलब अगर आपका जो प्रारंभिक समय अर्थात स्टार्टिंग BEP पॉइंट है और उससे आप जो भी नए BEP पॉइंट पे पहुंचते उसके बीच में जो भी आप प्रोसेस या जो भी पाथ डिसाइड अर्थात मार्ग अपनाते हैं उसके बारे में बताया जाता है।
जैसे यह उन शक्तियों का विश्लेषण है जो पुराने साम्य को भंग कर नई साम्यवस्था, अर्थात आपने जो पहले जो भी काम किया उसको खत्म कर और नई बीईपी पॉइंट तक पहुंचते हैं, वो सबसे अच्छा। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है मूल्य निर्धारण का मक्कड़ जाल मॉडल, काउवेड मॉडल। इसके अंतर्गत साम्य में एक स्थान पर पहुंचने की प्रक्रिया, अर्थात इसमें क्या होता है, मक्कड़ जाल मॉडल में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इसके अंतर्गत होता है एक मकड़ी का जाला बनाया जाता है और उसमें मकड़ी क्या करती है, एक जाले से दूसरे जाले तक पहुँचने के लिए प्राइस। वैसे ही हमारी इंडस्ट्रीज़ में हम प्रोडक्ट की प्राइस को क्या करते हैं, चेंज होते रहते हैं और हमारा एक क्या बनता जाता है, जाल बनता जाता है, अर्थात मक्कड़ जाल मॉडल। इसे हम मूल्य निर्धारण का मतलब प्राइस डिटरेशन का एक मॉडल कहते हैं। आई बात समझ में? कोई डाउट इसमें? आगे पढ़ते हैं मूल्य निर्धारण के क्षेत्र। ठीक है, इसका क्षेत्र क्या कहता है, इसके क्षेत्र को हमने 4 भागों में बांटा है। पहला है उपभोग के सिद्धांत, सेकंड है उत्पादन के सिद्धांत, थर्ड है वस्तु कीमत सिद्धांत और फोर्थ है साधन कीमत सिद्धांत। देखिए उपभोग के सिद्धांत क्या कहता है, इसके अंतर्गत सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, अधिकतम संतुष्टि नियम, उपभोक्ता की बचत, मांग के नियम, अर्थात ऐसे नियम, अर्थात ऐसे सिद्धांत जो उपभोक्ता अर्थात कंज्यूमर से रिलेटेड हो, वो किसके अंतर्गत आते हैं, उपभोक्ता के सिद्धांत में। जैसे मैं आपको बता दूं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हम एक व्यक्ति पर अर्थात कंज्यूमर पे करते हैं। अधिकतम संतुष्टि नियम, उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सरप्लस, ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। मांग का नियम, मांग की लोच, इलास्टिसिटी, ये सब किस में आते हैं, उपभोग, अर्थात हम इसमें किसकी बात करते हैं, कंज्यूमर की बात करते हैं। आई बात समझ में? बी पॉइंट, उत्पादन के सिद्धांत। इसके अंतर्गत उत्पादन के विभिन्न साधनों के सहयोग से उत्पादन फलन, उत्पादन में व्यक्तिगत फर्मों एवं विशिष्ट उद्योगों में क्रियाशील उत्पादन नियमों की बात की जाती है। अर्थात ये क्या कह रहा है, उत्पादन के विभिन्न साधनों अर्थात ऐसे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी बातें की जाती है, अर्थात उत्पादन को बनाने, उत्पादन से रिलेटेड जो बात की जाती है, वो सिद्धांत इसके अंदर आते हैं। जैसे उत्पादन फलन, उत्पादन लागतें, पैमाने के प्रतिफल, क्रियाशील उत्पादन नियम आदि। आई बात समझ में? कोई डाउट? थर्ड है वस्तु कीमत सिद्धांत। वस्तु कीमत सिद्धांत क्या कहती है, अर्थात जब हम सिर्फ प्रोडक्ट की प्राइसिंग की बात करते हैं, अर्थात वस्तु की कीमत की बात करें, तो वो इसके अंतर्गत आती है। देखिए ये क्या कहता है, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण, एकाधिकार में मूल्य निर्धारण, मूल्य विभेदीकरण, अपूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण, ये वस्तु कीमत सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अर्थात जब हम सिर्फ प्रोडक्ट की प्राइसिंग की बात करें तो वो सब इसके अंतर्गत आता है। आई बात समझ में? कोई डाउट? अर्थात जब हम सिर्फ प्राइस से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हम इस वस्तु कीमत सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ये पूरा मार्केट, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, आप सबने ये चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत वस्तु कीमत सिद्धांत के बारे में, अर्थात सिर्फ प्राइस से रिलेटेड हम बात करेंगे। आई बस में फोर्थ है साधन कीमत सिद्धांत। साधन कीमत सिद्धांत क्या कहता है, थ्योरी ऑफ फैक्टिव प्राइसिंग। उत्पादन में संलग्न उत्पादन के विभिन्न साधनों को सामूहिक उत्पत्ति में से प्रतिफल देना विशिष्ट अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री है। अर्थात जब हम किसकी बात करें, फैक्टिव प्राइसिंग की बात करें, जैसे श्रम की मजदूरी, लेबर निकालना, भूस्वामी का लगान, पूंजीपति का ब्याज, साहसी का लाभ आदि। आई बात समझ में? ये सब किस में कहलाते हैं, इसके अंतर्गत। आई बात समझ में? कोई डाउट? तो इसलिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र को हमने 4 भागों में बांटा है, उपभोग के सिद्धांत, उत्पादन के सिद्धांत, वस्तु कीमत सिद्धांत और फोर्थ साधन कीमत सिद्धांत। आई बात समझ में? कोई डाउट? अगला टॉपिक है हमारा, हाँ थर्ड, हम आगे बात करते हैं विशिष्ट आर्थिक विश्लेषण की व्यावसायिक नीतियों के निर्धारण में भूमिका या योगदान। अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स का व्यावसायिक नीतियों में क्या योगदान है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आई बात समझ में? थोड़ा पहला है व्यावसायिक समस्याओं के समग्र अध्ययन में सहायक। क्या कह रहा है,
विशिष्ट आर्थिक विश्लेषण अर्थव्यवस्था की विभिन्न व्यक्तिगत फर्मों, व्यावसायिक संगठनों की आर्थिक समस्याओं का अलग अलग अध्ययन कर समूची अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझने में मदद करती हैं, क्योंकि व्यक्तिगत इकाइयां मिलकर ही संपूर्ण इकाइयां, अर्थात आपको मैं बता दूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं? एक सिंगल यूनिट का अध्ययन करते हैं, और जब ये सारी सिंगल यूनिट्स मिल जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? मैक्रो में, जो आप आगे पढ़ेंगे। तो वो यही कह रहा है कि अगर व्यावसायिक समस्याएं हम सिंगल पर्टिकुलर पे ही कर लें, अगर एक पॉइंट पे ही अध्ययन कर लिया जाए तो हमें वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आती, अर्थात वहीं से हम परेशानी का हल निकाल सकते हैं। अगर उस समूह में बन जाए तो उस परेशानी का हल निकालना मुश्किल हो जाएगा। आई बात समझ में? ये हुआ व्यावसायिक समस्याओं के समग्र अध्ययन में सहायक। सेकेंड है कीमत निर्धारण में उपयोगी। अच्छा, यूजफुल इन प्राइस डिटर्मिनेशन। क्या कह रहा है कि विशिष्ट आर्थिक विश्लेषण व्यावसायिक फर्मों को अपने उत्पादनों की कीमत निर्धारण व उत्पादन में लगे साधनों की कीमत निर्धारण में मदद करता है। अर्थात आप क्या कर रहे हो, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस निकाल रहे हो तो उसके जो प्राइस का डिसाइड कर रहे हो वो हम किस बेसिस पे करेंगे? माइक्रो, अर्थात सिर्फ एक सिंगल यूनिट के अंतर्गत हम प्राइस क्या निकालने की कोशिश निकालेंगे, जिससे हमारा उससे क्या होगा? प्राइस एकदम सही और सरल निकलेगी। आई बात समझ में? कोई डाउट? थर्ड है अंतर व्यक्तिगत संबंधों का विश्लेषण एवं आर्थिक नियमों में मार्गदर्शन। क्या कह रहा है? अंतर व्यक्तिगत संबंधों का विश्लेषण। विशिष्ट आर्थिक विश्लेषण व्यावसायिक फर्मों के अंतर व्यक्तिगत आर्थिक संबंधों का विश्लेषण करता है तथा उनके आर्थिक नियमों में मार्गदर्शन करता है। लेकिन आजकल व्यावसायिक फर्मों के प्रबंधन में मांग एवं लागत विश्लेषण, रेखीय लीनियर प्रोग्रामिंग की विधियों से लाभ को अधिकतम, अर्थात हम क्या कर सकते हैं? व्यक्तिगत विश्लेषण करके निर्णय ले सकते हैं। क्या वह जो हम निर्णय ले रहे हैं वो पूरे समूह के लिए लागू हो सकते हैं अथवा नहीं। जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड आप सबने पढ़ रखा है मैथमेटिक्स में, उसमें हम सिंगल यूनिट की बात करके आगे पूरे को निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? फोर्थ है फिफ्थ, विशिष्ट आर्थिक विश्लेषण समष्टि विश्लेषण का पूरक है। क्या कह रहा है? विशिष्ट आर्थिक विश्लेषण व्यक्तिगत फर्मों के आर्थिक व्यवहार, व्यक्तिगत बचतों, विनियोग की बात करता है तथा ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विश्लेषण से समष्टि विश्लेषण को सहयोग देता है। मैंने आपको पहले ही बताया था क्या करता है, जब हम एक सिंगल यूनिट के बारे में अच्छे से एनालाइज कर लेंगे तो हम हर पर्टिकुलर सिंगल यूनिट को अगर ऐड कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैक्रो में, अर्थात समष्टि में। तो उसका अध्ययन करना क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान व सरल हो जाएगा। आई बात समझ में? कोई डाउट? ठीक है, अगला विशिष्ट विश्लेषण व्यावसायिक फर्मों में साधनों, वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रभाव को दर्शाता है। क्या कह रहा है? विशिष्ट आर्थिक विश्लेषण में एक और परिवारों से व्यावसायिक फर्मों की और उत्पादन साधनों, श्रम, भूमि, प्रबंधन एवं साहस के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है, तो दूसरी ओर व्यावसायिक फर्मों से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रभाव परिवारों की ओर होने वाला विश्लेषण होता है। अर्थात ये क्या कह रहा है कि अगर हम विशिष्ट व्यावसायिक फर्मों में अगर हम सिंगल यूनिट्स का अध्ययन कर लेंगे, अर्थात गुड्स का, सर्विसेज का, फैक्टर्स का अध्ययन कर लेंगे, तो हमें उसका फ़ायदा कहाँ मिलेगा? जब हम होल इकोनॉमी का अध्ययन करेंगे, अर्थात पूरे समग्र का अध्ययन करेंगे, तो हमें क्या रहेगी? सहायता मिलेगी। आई बात समझ में? अगला है व्यावसायिक फर्मों की क्षेत्रवार समस्याओं के समाधान में सहायक। क्या कह रहा है? क्षेत्रवार। अगर हम देखिए, विशिष्ट मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स यही कहता है कि हम सिंगल यूनिट का अध्ययन करते हैं, तो वो यही कह रहा है कि अगर हम एक सिंगल यूनिट में अगर कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो हम उस समस्या का विश्लेषण आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक पॉइंट पे अध्ययन किया जा रहा है और उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो हम उसका अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। कंपेयर पूरे होल का निकाल पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता है, बहुत ही तकलीफ होती है। इसीलिए एक सिंगल यूनिट का अगर हमें इसमें कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो हम उसका अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। आई बात समझ में? अगला है लागत एवं उत्पादन विश्लेषण। क्या कह रहा है? कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालाइज। विशिष्ट आर्थिक विश्लेषण के द्वारा ही व्यावसायिक फर्म अपनी उत्पादन लागतों एवं उत्पादन की मात्रा एवं प्रकार के बारे में विश्लेषण करके अपनी लागतों को न्यूनतम करने एवं उत्पादन को अधिक करने की नीतियों का निर्धारित करती है। क्या कह रही है
कि मतलब लागत एवं उत्पादन, हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को एक सिंगल यूनिट पे न्यूनतम अर्थात कम कीमत पे निकाल सकते हैं, जबकि कंपेयर होल पे निकालने में हमें दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आई बस मैंने। अगला है मांग पूर्वानुमान एवं उत्पादन नियोजन अर्थात डिमांड फोरकास्टिंग एंड प्रोडक्शन प्लानिंग। क्या कह रहा है ये? विशिष्ट आर्थिक विश्लेषण के द्वारा ही व्यावसायिक फर्म अपने उत्पादन की भावी मांग का पूर्वानुमान लगा सकती है और उसी के अनुरूप उत्पादन की प्रकृति, मात्रा एवं उत्पादन की विधि का नियोजन करती है। अर्थात क्या करती है? मांग को पूर्वानुमान, अर्थात देखो डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि पूर्व में ही मात्रा, प्रकृति और उत्पादन की विधियों का नियोजन कर लेना। अर्थात अगर हमारे पास सिंगल यूनिट है तो हम आसानी से डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हैं कंपेयर टू होल के। आई बात समझ में? कोई डाउट? लागत एवं उत्पादन हो गया। फिर हो गया आर्थिक मॉडल निर्माण में सहायता। क्या कह रहा है? विशिष्ट आर्थिक विश्लेषण व्यावसायिक फर्मों को वास्तविक आर्थिक घटकों के मॉडल निर्माण में सहायता प्रदान करता है तथा उसका व्यावसायिक स्थितियों से विश्लेषण वांछित नहीं निर्धारण में उपयोगी रहता है। अर्थात जो इकोनॉमिक्स मॉडल बनाए जाते हैं वो कैसे रहते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। अर्थात अगर हम सिंगल यूनिट का मॉडल बनाएं तो उसे समझने में क्या रहती है? बहुत ही आसानी रहती है कंपेयर टू होल को। आई बात समझ में? और लास्ट पॉइंट है हमारा कर नियोजन में सहायता अर्थात टैक्स प्लानिंग में हेल्पफुल। देखिए विशिष्ट आर्थिक विश्लेषण के द्वारा सरकार द्वारा उत्पादन और विक्रय पर लगाए जाने वाले करों, आयकर, संपत्ति कर, निर्यात कर आदि करों की समस्या के समाधान रहते हैं। अर्थात अगर हम एक सिंगल यूनिट अर्थात एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए टैक्स निकालें या संपत्ति का आयकर निकालें, निर्यात कर निकालें तो हमें निकलने में दिक्कत नहीं होगी, जबकि होल का करने में दिक्कत होती है। तो वो यही कह रहा है कि कर नियोजन में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। आई बात समझ में? कोई डाउट? अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे विशिष्ट आर्थिक विश्लेषण की सीमाएं, मर्यादाएं या दोष। देखिए क्या बोल रहा है, अगर अभी हमने मेरिट्स पढ़े तो अब डीमेरिट्स भी पढ़ लेते हैं कि उसमें अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या डीमेरिट्स हैं। पहला है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान ना हो पाना। ऑब्वियस ही बात है, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? एक सिंगल यूनिट का, अर्थात एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, पर्टिकुलर फर्म, इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं। तो हम उसके बेसिस पे होल इंडस्ट्री के बारे में कल्पना नहीं कर सकते। अर्थात हम होल इंडस्ट्री के बारे में नहीं बता सकते कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था क्या होगी, कि होल इकोनॉमी हमारी क्या हो सकती है। तो ये इसका डीमेरिट है फर्स्ट। आई बात समझ में? सेकेंड है अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित विश्लेषण अधूरा रहता है। क्या कह रहा है? विशिष्ट आर्थिक विश्लेषण में अवास्तविक मान्यताओं को आधार बनाया जाता है। पहला पूर्ण रोजगार की कल्पना तथा दूसरा अन्य बातें समान है, जबकि व्यवहारिक जीवन में न तो कहीं पूर्ण रोजगार की स्थिति दृष्टिकोण होती है और न ही अन्य बातें समान रहती हैं। अर्थात वो क्या कह रहा है? अवास्तविक अजम्पशंस कैसे होते हैं इसके? अनरियलाइज्ड, अर्थात वे अधूरे होते हैं, हम उन पर बात नहीं कर सकते। क्या एक सिंगल व्यक्ति को अगर रोजगार है तो क्या उससे पूर्ण रोजगार की स्थिति को पा सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम वहाँ एक सिंगल व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि होल के बारे में। आई बात समझ में? अगला है समष्टि विरोधाभास की समस्या का जन्म। देखिए इसमें क्या कहा है कि विशिष्ट आर्थिक विश्लेषण के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष कई बार सामूहिक सामान्य निष्कर्षों के साथ मेल नहीं खाते। आपको मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हम सिंगल का निकालेंगे तो उसे होल को निकालें, ऐसा ज़रूरी थोड़ी। अगर हम सिंगल निकालें और होल का करने लगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो वो यही कह रहा है कि इससे क्या होती है? समष्टि अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होती है? विरोधाभास की स्तर, पैराडॉक्स की प्रॉब्लम हो जाती है, अर्थात विरोधाभास होने लग जाता है, क्या वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, व्यक्तिगत बचत एक अच्छा गुण है किंतु राष्ट्रीय बचत एक दुर्गुण है। अगर देखिए हम पर्सनल सेविंग्स कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छे, लेकिन हम राष्ट्रीय बचत करने लग जाए तो गवर्नमेंट को फ़ायदा ही नहीं होगा। तो एक क्या है? दुर्गुण। तो वो यही बोल रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या देता है? विरोधाभास, पैराडॉक्स का जन्म देता है। आई बात समझ में? अगला है कई आर्थिक समस्याओं का अध्ययन विशिष्ट विश्लेषण में संभव नहीं है। वो यही कह रहा है कि कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका अध्ययन हम किस में नहीं कर सकते?
माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं में नहीं कर सकते, वो अध्ययन हमें किस में करना होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे कि राष्ट्रीय आय, समाज में धन का वितरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राजस्व के सिद्धांत, बैंकिंग समस्या, इन सब का हम सिंगल यूनिट में अध्ययन नहीं कर सकते। ये सब किस में अध्ययन किया जाता है, होल इकोनॉमी में इसका अध्ययन किया जाता है। आई बात समझ में, कोई डाउट? चलिए आगे पढ़ते हैं। अब तक हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात विशिष्ट सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज, कि माइक्रो इकोनॉमिक एनालाइज होता क्या है। एक सेकेंड, हाँ देखिए, समष्टि आर्थिक विश्लेषण मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, यह आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था की समस्त इकाइयों का पृथक पृथक अध्ययन न कर समग्र अध्ययन। मैंने पहले ही बताया था कि माइक्रो में तो क्या किया जाता है, सिंगल यूनिट का अध्ययन किया जाता है, और इसमें सिंगल यूनिट का अध्ययन ना करके हम अर्थव्यवस्था की सारी इकाइयाँ, जितनी भी इकाइयाँ, उनका एक साथ अध्ययन कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे राष्ट्रीय आय का निकालना, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, सामान्य मूल्य स्तर का अध्ययन, इन सब में किसका किया जाता है अध्ययन, होल इकोनॉमी का अध्ययन किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, मैक्रो इकोनॉमिक एनालाइज। आई बात समझ में। अब इसका हम पढ़ेंगे समष्टि आर्थिक क्षेत्र विश्लेषण का क्षेत्र। पहला है आय एवं रोजगार का सिद्धांत। पहला क्या है, क्षेत्र आय एवं रोजगार का सिद्धांत। देखिए, इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार के स्तर का निर्धारण किया जाता है और उससे संबंधित समस्याओं और निर्धारक तत्वों का विश्लेषण किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या आ जाता है, उपभोग फलन, विनियोग फलन, गुणक, त्वरक आदि का अध्ययन। अर्थात ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो कौन कौन से होते हैं, कंजप्शंस, इन्वेस्टमेंट और मल्टीप्लेयर, इनका अध्ययन किसमें किया जाता है, आय एवं रोजगार सिद्धांत के अंतर्गत। सेकेंड है सामान्य मूल्य स्तर का सिद्धांत। सामान्य मूल्य स्तर का सिद्धांत क्या कहता है, समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य मूल्य स्तर के निर्धारण के साथ अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन मतलब इन्फ्लेक्शन डिफ्लेक्शन, मुद्रा अपस्फीति डिसफ्लेक्शन एंड मुद्रा संस्फीति रिफ्लेक्शन आदि का अध्ययन। अर्थात ऐसी चीज़ें जो सामान्य मूल्य से रिलेटेड होती हैं, उसका अध्ययन किस में किया जाता है, सामान्य मूल्य स्तर अर्थात प्राइस रिलेटिंग लेवल को चेक करने के लिए। आई बात समझ। थर्ड है आर्थिक विकास का सिद्धांत। आर्थिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि अर्थव्यवस्था में विकास एवं नियोजन के सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र की परिधि में आते हैं। इसके अंतर्गत विकास एवं नियोजन की प्रविधियों, व्यूह रचना एवं सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। अर्थात अर्थव्यवस्था के विकास और नियोजन में कि अर्थशास्त्र की परिधि के अंतर्गत जो जो आते हैं वो इसके अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। अर्थात जो डेवलपमेंट प्लानिंग्स होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, आर्थिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत। आई बात में। फोर्थ है व्यापार चक्रों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल्स। अर्थव्यवस्था में आने जाने वाले उतार चढ़ावों का विश्लेषण, उनके प्रादुर्भावों पर नियंत्रण, उन उतार चढ़ावों को रोकने के उपाय आदि के मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, व्यापार नीति के समायोजन करने पड़ते हैं। इन सब का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में होता है। अर्थात अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव होते हैं उनके दुष्प्रभावों पर नियंत्रण रखने के लिए अर्थात उनको रोकने के लिए जो राजकोषीय नीति बनाई जाती है वो व्यापार चक्रों के अंतर्गत आती है। आई बात समझ में। फिफ्थ है विदेशी विनिमय का सिद्धांत। क्या कह रहा है, विदेशी विनिमय का सिद्धांत अंतर व्यापार के सिद्धांत, व्यापार शर्त, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण, विनिमय दरों में उतार चढ़ाव का विश्लेषण, विदेशी विनिमय नियंत्रण आदि समस्याओं का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। वो क्या बोल रहा है, विदेशी विनिमय अर्थात फॉरेन मार्केट, इंटरनेशनल एक्सचेंज में जो भी सिद्धांत अपनाए जाते हैं, अर्थात विनिमय दरों में, एक्सचेंज रेट में जो भी परिवर्तन आता है वो इसके अंतर्गत, इस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आई पसंद। अगला है मुद्रा एंड बैंकिंग सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल्स ऑफ मनी एंड बैंकिंग। इसमें मुद्रा एवं बैंकिंग सिद्धांतों का समावेश, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, मौद्रिक व्यवस्थाएं, साख व्यवस्थाएं, बैंकिंग के सिद्धांत, केंद्रीय बैंक की व्यवस्था, कार्यप्रणाली आदि। अर्थात ऐसी व्यवस्थाएं जो बैंक से रिलेटेड होती हैं वह इसके अंतर्गत आती हैं। अगला है राजस्व का सिद्धांत। इसके अंतर्गत अधिकतम सामाजिक कल्याण की दृष्टि से सार्वजनिक व्यय, आय, सार्वजनिक ऋणों से संबंधित सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है।
अर्थात ऐसे विश्लेषण जो सार्वजनिक से पब्लिक फिनेंस से रिलेटेड होते हैं उनका अध्ययन किस में किया जाता है? राजस्व के सिद्धांत के अध्ययन करा जाता है। आई बात समझ में? अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम समष्टि अर्थशास्त्र के भेद। पहला है समष्टि स्थैतिक माइक्रोस्टैटिक। देखिए ये क्या कहता है, यह समष्टि भाव शिरावस्था भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत संतुलन की समायोजन प्रक्रिया तथा संतुलन स्थापन के कारणों पर ध्यान न देकर अंतिम संतुलन अवस्था पर अध्ययन होता है। अच्छा, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? समायोजन प्रक्रिया में संतुलन स्थापित करने के कारणों पर ध्यान न देकर अंतिम अवस्था पर ध्यान होता है। जैसे समीकरण है y बराबर c+i में व्यक्त किया जाता है, जो क्रमशः समस्त आय और उपभोग तथा विनियोग को सूचित करता है। अर्थात समस्त आय किसके बराबर होगी? समस्त व्यय एवं विनियोग के बराबर होगी। अर्थात संतुलन की समायोजन प्रक्रिया संतुलन स्थापन के कारणों पर ध्यान देकर किस पे देती है? अंतिम अवस्था के अध्ययन पर ध्यान देती है। आई बात समझ में? अगला है तुलनात्मक समष्टि स्थैतिक। ये क्या कहता है? कंपैरेटिव माइक्रोस्टैटिक। ये क्या कहता है? इसके अंतर्गत उपभोग तथा निवेश आदि में परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली विभिन्न अवस्थाओं की तुलना करता है। अर्थात उपभोग और निवेश में जो परिवर्तन होता है उन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली विभिन्न अवस्थाओं, अर्थात उपभोग और निवेश कंज्यूमर एंड इन्वेस्टमेंट में जो परिवर्तन होता है उनके परिणाम स्वरूप जो अवस्थाओं में तुलना की जाती है वो किसमें की जाती है? तुलनात्मक समष्टि स्थैतिक। अगला है समष्टि प्रावैविक। इसमें क्या लिखा है? अर्थव्यवस्था में विभिन्न घटकों उपभोग, आय, रोजगार व विनियोग में निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है। अर्थात उपभोग, आय, रोजगार और विनियोग में क्या आता रहता है? परिवर्तन। अतः यह विश्लेषण संपूर्ण गत्यात्मक अर्थव्यवस्था के कार्य की व्याख्या करती है। अर्थात ये क्या करती है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था में क्या करती रहती है? परिवर्तन करती रहती है। इसे घटकों, उपभोग और रोजगार में क्या आता रहता है? परिवर्तन आता रहता है। आई बस समझ में? अगला है समष्टि अर्थशास्त्र की व्यावसायिक नीतियों के निर्धारण में भूमिका, अर्थात उनकी क्या क्या महत्व योगदान है। सॉरी, पहला है जटिल अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली के ज्ञान से नीति निर्धारण में मदद। क्या कह रहा है? समष्टि आर्थिक विश्लेषण व्यावसायिक प्रबंधकों को संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जटिल कार्य प्रणाली को समझने तथा उसके आधार पर व्यावसायिक फर्मों की समस्याओं का विश्लेषण करने तथा उनका उपयुक्त समाधान खोजने का मार्गदर्शन मिलता है। अर्थात जितनी भी जटिल समस्याएं अर्थव्यवस्था में हो रही हैं उन समस्याओं का विश्लेषण कर और उनके क्या समाधान हो सकते हैं उनको खोजने में कौन मदद करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई बात समझ में? सेकंड है आर्थिक नीति निर्धारण में उपयोगी। क्या कह रहा है? यूजफुल इन इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मेशन। देखिए क्या लिखा है? आज के कल्याणकारी राज्य के युग में सरकार ऐसी आर्थिक नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन करती है जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, रोजगार बढ़े, देश में बचत हो और विनियोग बढ़े तथा कीमत स्तर में स्थिरता रहे आदि। अतः देश में आर्थिक विकास एवं स्थायित्व की उचित नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन समष्टि आर्थिक विश्लेषण पर निर्भर करता है। क्या कह रहा है? आर्थिक नीतियों के निर्धारण कि समाज द्वारा, राष्ट्र के द्वारा जो भी नीतियाँ बनाई जा रही हैं वो इसके अंतर्गत आती है। जैसे आय में वृद्धि करना, रोजगार बढ़ाना, विनियोग बढ़ाना, कीमत स्तर में बढ़ावा आदि। आई बात समझ में? कोई डाउट? फोर्थ है विशिष्ट अर्थशास्त्र के विकास के लिए भी समष्टि आवश्यक है। अर्थात अगर हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का एनालाइज करना है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एनालाइज होना भी बहुत ज़रूरी है। वो यही कह रहा है कि जैसे वस्तु का मूल्य निर्धारण बहुत कुछ देश में प्रचलित मूल्य स्तर व समूची अर्थव्यवस्था में उसकी मांग एवं पूर्ति पर निर्भर करेगा, परंतु फर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन भी बहुत सी फर्मों को सामूहिक रूप से अध्ययन करके माना जाता है। अर्थात अगर हमें फर्म का सिद्धांत का अध्ययन करना है तो हमें किसका अध्ययन करना था? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। आई बात समझ में? अगला है जटिल आर्थिक समस्याओं के समाधान में उपयोगी। क्या लिख रहा है? समष्टि अर्थशास्त्र
सरकार को आर्थिक नीति निर्धारण और आर्थिक नियोजन में तो उपयोगी रहता है, पर इसके अतिरिक्त ये सरकार की अन्य राष्ट्रीय की गई समस्याओं के निवारण में उपयोगी है। अर्थात समाज में जितनी भी जटिल आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन सभी की समस्याओं में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। आई बात समझ में। अगला है मौद्रिक समस्याओं के विश्लेषण एवं समाधान में सहायक। क्या कह रहा है? मौद्रिक समस्याएं अर्थात मनी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इसके अंतर्गत आएगी। समष्टि आर्थिक विश्लेषण की सहायता से मौद्रिक समस्याओं का विश्लेषण करने तथा उनका यथोचित समाधान ढूंढने में मदद मिलती है। जब सरकार मुद्रा एवं साख की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण कर उसकी समस्याओं के समाधान की नीति निर्धारित करती है, तो व्यावसायिक फर्मों को भी सरकारी नीति की सफलता के लिए सरकारी निर्देशों के अनुरूप व्यावसायिक नीति अपनानी पड़ती है। अर्थात जितनी भी मौद्रिक समस्याएं हो रही हैं उनका समाधान ढूंढने में क्या मिलती है? मदद मिलती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा। अगला है व्यापार चक्रों के विश्लेषण में उपयोगी। अर्थात जितने भी ट्रेड साइकिल्स हैं उनके उपयोग में क्या है? उपयोगी है। जैसे समष्टि आर्थिक विश्लेषण के द्वारा आर्थिक तेजी मंदी के कारण विश्लेषण संभव है। अर्थात साइकिल्स में, ट्रेड साइकिल्स में क्या आता रहता है? चेंज आता है। अर्थात सरकार का व्यापार चक्र के दुष्प्रभाव दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाने पड़ते हैं। अर्थात जो जो कदम सरकार द्वारा अपनाए जाते हैं उनका अध्ययन किस में किया जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज में। आई बात समझ में। अब आगे हम पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। देखिए इसकी सीमाएं क्या है? व्यक्तिगत इकाइयों के योग के आधार पर निकाले गए समष्टि अर्थशास्त्र निष्कर्ष भ्रमात्मक। अर्थात अगर हम सिंगल यूनिट के आधार पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन कर लें तो वो संभव नहीं है, क्योंकि जो निकाले जाते हैं आंकड़े पर्टिकुलर यूनिट के आधार पर वो क्या होते हैं? सदैव गलत होते हैं। आई बात समझ में। अगला है गलत एवं भ्रमात्मक निष्कर्ष। क्या कह रहा है? अर्थशास्त्री व्यक्तिगत अनुभवों या आधारों के आधार पर संपूर्ण समाज या अर्थव्यवस्था के संबंध में निष्कर्ष निकाले तो भ्रमात्मक एवं अवास्तविक होते हैं। इसमें देखो प्रोफेसर बॉल्डिंग ने एक व्यक्तिगत अनुभवों से कोई निष्कर्ष न निकालने की सलाह दी है, क्योंकि देखिए सबका पर्सनल एक्सपीरियंस हमेशा क्या होता है? अलग अलग। उसने कहा है कि चिंतन में त्रुटियों का यह बड़ा स्रोत है। अगर हम एक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही बात करते रहे तो क्या होगा? हमारा चिंतन बढ़ता जाएगा। इसकी बजाय हमें किसका अध्ययन करना चाहिए? मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन। आई बात में। अगला समष्टि आर्थिक विश्लेषण की प्रक्रिया जटिल। क्या कह रहे हैं? जैसे राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए अनेक कठिनाइयां होती हैं, सामान्य मूल्य स्तर को ज्ञात करना टेढ़ी खीर है। समष्टि विश्लेषण की प्रक्रिया सिद्धांत बहुत सरल प्रतीत होती है, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से अत्यंत कैसी है? जटिल है। ऐसे अगला समूह में माप में कठिनाइयाँ। अर्थात विभिन्न प्रकार की वस्तुओं सेवाओं को समष्टि विश्लेषण के योग में बदलने के लिए माप की कठिनाइयाँ। अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स में वस्तुओं सेवाओं को माप पाना कठिन होता है, जबकि इसकी जगह माइक्रो इकोनॉमिक्स में मापना आसान होता है। यद्यपि मुद्रा एक सामान्य मापदंड है, परंतु उसकी भी सीमाएं हैं। अतः समष्टि अर्थशास्त्र की भी कुछ सीमाएं हैं। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है माइक्रो एंड इकोनॉमिक्स का। आपको इसमें शायद कोई प्रॉब्लम आई है तो आप कॉलेज या नीचे कमेंट बॉक्स में अपना पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।